बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बहस है आपके सामने रखते हैं। क्या पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे मिलकर कुलभूषण यादव को छोड़ने लगे हैं? क्या कुलभूषण यादव को कोई NRO दे दिया गया है? क्या कुलभूषण यादव के मामले में भारत के साथ पाकिस्तान ने कोई डील कर ली है? ये खबरें उस वक्त आ रही हैं जब पाकिस्तान भारत से खुफिया तौर पे बैकडोर चैनल से कुछ मुज़ाकरात कर रहा है, और ये अब एक ओपन सीक्रेट है। सारे इसको जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में एक ऑर्डिनेंस, एक कानून पास हुआ है कौमी असम्बली में, बिल आया और वो बिल पास हो गया। उसके ऊपर शोर मचा है। अपोजिशन यही कह रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, एहसन इकबाल साहब ने कहा, अपोजिशन की जमातें ये कह रही है कि कुलभूषण यादव को NRO दे दिया इमरान खान साहब ने, और इस पर बहुत ज़्यादा सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएं तो PMLN का मीडिया सेल इस पर बहुत टिका के बड़े शानदार तरीके से इमरान खान साहब और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को जो है उनका ढोल बजा रहा है, और उनके बारे में ये कह रहा है कि आप लोगों ने भारत के साथ मिलकर भारत के जासूस और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले कुलभूषण यादव को छोड़ने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। इन चीज़ों में कितनी हकीकत है, ये कुछ ट्वीट्स हैं, वो आप देख लें। और वो यानी ये ट्वीट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ के आपको क्या सुनाऊँ। ये सारी की सारी PMLN के मीडिया सेल की हैं। तो यानी एक जगह लिखा है, PMLN की हुकूमत होती तो कुलभूषण यादव पाकिस्तान का दुश्मन होता, और फिर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को छोड़ने की हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। कुलभूषण यादव को अपील का हक समेत हुकूमत ने आंखें बंद करके 21 कवानीन मंजूर कर लिए। अब ये दर्जनों ट्वीट्स हैं, और ये सारे के सारे जाके मरियम नवाज़ के साथ जुड़ते हैं। वो इनकी फॉलोअर हैं, वो इनको लाइक करती हैं, इनको रीट्वीट भी करती हैं, इन्हीं लोगों को, और ये उनके मीडिया सेल के अकाउंट्स हैं। ये कुलभूषण यादव के मामले पे हुकूमत के लत्ते ले रहे हैं। कुलभूषण यादव का मामला एक्चुअली है क्या? हुकूमत ने कौन सा बिल पास किया है, और वो बिल उनको क्यों पास करना पड़ा? ना पास करते तो क्या होता? पास कर दिया है तो अब क्या होगा? क्या ये कुलभूषण यादव के लिए एक लाइफलाइन है? ये है जी मेरा वीलॉग। पहले जरा आप समझें कुलभूषण यादव है कौन। थोड़ी सी तफसील आपको मैं बताता हूं। ये 51 साल इसकी उम्र है। ये पहला आदमी नहीं है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में हमने कुछ 1 दर्जन के करीब भारतीय जासूस, भारतीय एजेंट पाकिस्तान में पकड़े हैं। एजेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो भारतीय शहरी हैं, वहां के रहने वाले, इनमें सरबजीत सिंह था, एक कश्मीर सिंह था, रविंद्रा कोशक था। ये सरबजीत 1990 में पकड़ा गया, कश्मीर 1973 में पकड़ा गया, रविंद्रा कोशक 1985 में पकड़ा गया, 2001 में ये मर गया था जेल में। राम राज 2004 में लाहौर से गिरफ्तार हुआ। सरजीत सिंह जो है 30 साल जेल के अंदर रहा, 2012 में इसको रहा किया गया। जैसे इसने लाइन ऑफ कंट्रोल, ये उधर गया, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाते ही इसने कह दिया जी मैं तो जासूस था, मैं तो बड़ा ज़बरदस्त काम करके आया हूँ। यहाँ पे मासूम बना हुआ था, यहाँ पे ये कह रहा था जी कि मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ और मैंने जासूसी नहीं की है। लेकिन जैसे ही इसने क्रॉस किया बॉर्डर, इसने वहाँ जाके अपने डंके बजाना शुरू कर दिए। उन्होंने इसको हाथ डाले तो भारत के अंदर ये हीरो बन गया जाकर। इसी तरह ये कुलभूषण यादव, इस वक्त इसकी उम्र 51 साल है। 3 मार्च 2016 को ये बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ था। इसने एतराफ़ जुर्म किया है कि इसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाई हैं। भारत का कहना है कि एक मौक़िफ़ इंडिया का भी है, वो ये कहते हैं कि मुल्ला उमर ईरानी नाम के एक शख्स ने इसको अगवा किया। ये भारतीय ताजिर है, पहले ये फ़ौज में होता था, रिटायर हो गया, तो इसको अगवा करके पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले किया गया। लेकिन भारत जिस तरह इस मामले को परसू कर रहा है और जिस तरह इसको देख रहा है, यानी अभी ये जो नया कानून पास हुआ है, इस पर आप भारत के तमाम अखबारात देखिए। मैं आपको द हिंदू दिखाता हूँ। उसने लिखा, पाकिस्तान नेशनल असम्बली पासिस बिल टू गिव राइट ऑफ अपील टू कुलभूषण यादव। यानी ये तमाम अखबारात ऐसे ही लिख रहे हैं। NDTV उसने इसको हेडलाइन के अंदर लिया, मेन खबर बनाया, और इंडिया टुडे उन्होंने भी इसको इसी तरह मेन खबर बनाया। फिर आप आ जाएं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत के ये बड़े बड़े अखबारात हैं, ये सारे इसको अपने मेन टॉपिक के तौर पे ले रहे हैं। और इसमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन जो बिल पास किया है, उसका फ़ायदा कुलभूषण यादव को ये हो सकता है कि वो अपील कर सकता है। तो क्या कुलभूषण यादव को कोई ऐसा हक मिल गया है? ये एक बड़ा सवाल है। ये बंदा, भारत ने इसको बहुत परसू किया है, मैं ये बताना चाह रहा था।
इसलिए कि ये उनका कमांडर, उनका ख़ास आदमी है, कमांडर कुलभूषण यादव, ये कर्नल रैंक का आदमी है। इसके एतराफ़ जुर्म की 2 वीडियो सामने आ चुकी हैं और इसने ये बताया एतराफ़ जुर्म करते हुए कि 2022 तक ये ऑन ड्यूटी है, 2022 में ये रिटायर हो जाएगा, यानी इस वक्त भी ये ऑन ड्यूटी है। 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की फ़ौजी अदालत ने इसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जब APS का सानिया हुआ था, बच्चों को शहीद किया गया था आर्मी पब्लिक स्कूल में, उसके बाद 2015 में पाकिस्तान में एक असेंबली में कानून पास किया गया था और यह कानून लाया गया था कि फ़ौजी अदालतें जल्दी जल्दी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ केस निपटा के उनको सज़ाएँ देगी, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले करेंगी। तो उसी फ़ौजी कार्रवाई में ये, क्योंकि एक दहशतगर्द है, इसके खिलाफ 10 अप्रैल 2017 को फांसी की सज़ा सुनाई गई फ़ौजी अदालत से। ठीक 1 महीने के अंदर अंदर भारतीय हुकूमत जो है वो मई 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक बैनुल अक़वामी अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैनुल अक़वामी अदालत है, भारत उसमें चला गया कि पाकिस्तान जो है वो वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और हमारा एक भारतीय वहाँ पर पकड़ा गया हुआ है। उन्होंने उसको जो है वो सज़ाए मौत दे दी है, लिहाजा उसकी सज़ाए मौत रोक दी जाए और उसको रिहा किया जाए। 15 मई को पाकिस्तानी वकला भी चले गए, भारतीय वकला भी आ गए। 18 मई को अदालत ने फांसी पर अमल दरामद रोक दिया। भारत ने बड़ी खुशियां मनाई, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि अभी तो केस चलना है। फांसी के ऊपर अमल दरामद रुक गया, अब उसको फांसी नहीं दी जा सकती थी क्योंकि बैनुल अक़वामी अदालत ने कह दिया था। 25 दिसंबर 2017 को इसकी बीवी और मां मिलने के लिए आए और उनसे PMLN का दौरे हुकूमत था, मुलाकात करवाई गई कुलभूषण यादव की। 17 जुलाई 2019 को ये फैसला आ गया ICJ का, यानी आप समझें कि 2 साल से ज़्यादा अरसा लगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया। उसमें भारत की दोनों अपीलें मुस्तरद हो गई। नंबर 1, भारत ने कहा था कि उसकी सज़ा ख़त्म कर दी जाए, तो उसकी सज़ा ख़त्म नहीं की गई। नंबर 2, भारत ने कहा था कि उसको रिहा कर दिया जाए, तो उसकी रिहाई का भी हुक्मनामा जारी नहीं हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। हाँ, 2 चीज़ें ज़रूर की उन्होंने कहा कि आप इसको कौंसलर रसाई दें, यानी ये भारतीय आदमी है, आपके मुल्क में कैद है, जब तक इसकी सज़ा पे अमल दरामद नहीं होता तब तक आप इसको एक एक्सेस दें, कौंसलर एक्सेस दें। और दूसरा उन्होंने कहा था आप इसको अपील का हक दें। ये 2 चीज़ें उन्होंने कहा था। अपील का हक के मामले में आपको बता देता हूँ कि फ़ौजी अदालत में पहले अपील का हक नहीं था, सिर्फ आर्मी चीफ के पास लोग जा सकते थे। लेकिन फिर आसमा जहांगीर साहिबा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की कलमबरदार थी, उन्होंने कुछ 16 ख़ानदानों को इकट्ठा किया जिनके लोग दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। फ़ौजी अदालतों ने उनको सज़ा सुनाई हुई थी और वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई 5 रुकनी बेंच के सामने। उस वक्त जो चीफ जस्टिस से अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनकी सरबराही में बेंच ने यह फैसला दिया कि एक अपील में जा सकता है, इसको रिव्यू किया जा सकता है फ़ौजी अदालत के फ़ैसले को, और वो हाई कोर्ट में होगा। लिहाजा इस तरह अपील का हक आ गया। फिर आपको याद होगा कि एक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वकार सेठ, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको सज़ाएं हुई थी फ़ौजी अदालतों से, उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया, जिस पे फ़ौज के अंदर ये तशवीश भी थी कि ये तो मुजरिम थे, बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, तो अदालत ने इनको छोड़ दिया है। तो उनके अपने एतराज़ात थे और एक बड़ा मुतनाज़ फ़ैसला भी है उनका, मरहूम शेख वकास जस्टिस साहब जो थे, उनका फ़ैसला था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को फांसी देने के बाद डी चौक में लटका दिया जाए सारा दिन के लिए। तो 3 दिन तक गालिबन, पता नहीं, मुझे अब याद नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा था इनको डी चौक में लटका दें, इनको परवेज़ मुशर्रफ को फांसी देने के बाद उनकी लाश को वहाँ पे लटका दिया जाए डी चौक में। तो वो एक बड़ा मुतनाज़ फ़ैसला था, उस पर बड़ा शोर भी मचा था। अब मामला क्या है कि एक कानून पास हुआ है ICJ के कहने के ऊपर। 2 चीज़ें आपको करनी थी, उन्होंने ये हुक्म दिया था ICJ ने। नंबर 1, आप इनको कौंसलर एक्सेस दें, मुलाकात की सहूलत दें। नंबर 2, आप इनको अपील का हक दें। जैसे आपने पाकिस्तानियों को अपील का हक दिया है, आसमा जहांगीर ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिया, इसी तरह ये भारतीय शहरी गैर मुल्की है, इसको भी उसी तरह अपील का हक दे दें। ये अपील कर सके अदालत के अंदर। अदालत में बहुत सारी अपीलें हुई हैं, कुछ की मानी गई और कुछ की नहीं मानी गई, कुछ की बाइज्जत बरी हो गए, कुछ की सज़ाएँ कम हो गई और कुछ की सज़ाएँ मौजूद रहीं। तो इसी तरह इसको भी अपील का हक दिया जाए। बाकी अदालत जाने पाकिस्तान की और अदालत का फैसला जाने। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास पहले जो ऑप्शन थे वो ये थे कि ये तो एक दहशतगर्द है और दहशतगर्द के ऊपर किसी किस्म का कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं लगता,
लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इसको एक जासूस तस्लीम किया। मियां साहब पहले तो कुलभूषण यादव का नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन जब उन्होंने इसका नाम लिया तो उन्होंने इसका नाम लिया जासूस कुलभूषण यादव कह के। तो जासूस तस्लीम किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। फिर जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, बैनुल अक़वामी अदालत में, तो पाकिस्तान के पास यह मौका था कि पाकिस्तान उसकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम ही ना करता। पाकिस्तान ये कहता कि हम आपकी अदालत की ज्यूरिसडिक्शन को इस मामले में तस्लीम नहीं करते, हम आपकी अदालत की अथॉरिटी को इस मामले में तस्लीम नहीं करते। ये इख्तियार था पाकिस्तान के पास। कैसे? भारत के खिलाफ पाकिस्तान 2 मरतबा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। एक दफ़ा उन्होंने हमारा तैयारा नेवी का गिराया था, एक दफ़ा और वाक़या हुआ था। तो पाकिस्तान 2 मरतबा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहाँ पे भारत ने कहा जी हम आपकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम ही नहीं करते। तो वो केस वहाँ पे उस अदालत में चला ही नहीं। ये हक मौजूद होता है मुल्क के पास। पाकिस्तान या नवाज शरीफ साहब अगर चाहते तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस हक को तस्लीम ही ना करते, इस अदालत को ही तस्लीम ना करते, तो ये फैसला ही ना आता। लेकिन कि उन्होंने अदालत को तस्लीम कर दिया, तो फिर अदालत का फैसला भी मानना पड़ेगा। अब अदालत तस्लीम कर दी नवाज शरीफ साहब ने, फैसला मानना पड़ रहा है इमरान खान साहब को, क्योंकि उनकी हुकूमत में जाके फैसला आया 2019 में। और अब उन्होंने एक कानून पास किया जिसका नाम है रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2020। यह बिल कहता क्या है, जरा पहले आप ये समझ लें। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको तस्लीम करके सबसे बड़ी गलती की थी। अब अगर कर लिया था तो उसका फैसला तस्लीम करना जो है वो आपकी मजबूरी है। आप तस्लीम नहीं करेंगे तो पता क्या होगा, आप तस्लीम नहीं करेंगे तो ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, इंडिया सलामती कौंसिल में जाएंगे, आपके खिलाफ करारदाद ला सकते हैं, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ला सकते हैं। तौहीन अदालत इंटरनेशनल अदालत की पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा सकती है। प्रोपेगेंडा का एक आसान टूल मिल जाएगा और दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने का बहाना मिल जाएगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ ताज़ा पाबंदियां लग सकती हैं बड़े आराम से, जिनके अंदर बहुत सारी पाबंदियां जो हैं वो आपकी माशी सतह की होंगी। फिर आपके गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, इजाफा, एक्सपोर्ट्स आपकी बंद हो जाएंगी, हो सकती, यानी ये नहीं है कि ये फ़ौरन हो जाएगा, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। और ये एक एलिमेंट है ना, बहुत सारे एलिमेंट मिल के चीज़ों को आगे ले जाते हैं। लिहाजा भारत के लिए बड़ा आसान है कि पाकिस्तान इस कानून को पास ना करे और भारत सलामती कौंसिल में चला जाए और जाके पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे प्रोपेगेंडा करे, पाकिस्तान के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करे और पाबंदियों की दरखास्तें शुरू हो जाएं पाकिस्तान के खिलाफ। अब कुलभूषण यादव को इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यह है कि जो मुलजिम है वो 60 दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नज़रसानी की अपील दायर कर सकता है। ये अपील कमांडर कुलभूषण यादव खुद भी कर सकता है, उनका मुकर्रर करदा कोई नुमाइंदा कर सकता है, या भारतीय हाई कमिश्नर ये अपील दायर कर सकता है। कुलभूषण यादव के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के पास बहुत सारे सबूत हैं। कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ौज, ISPR, पाकिस्तान के इदारे इसका दावा करते रहे, दुनिया को देते रहे हैं। तो अगर इतने सबूत हैं, फिक्र किस बात की है? और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे इत्तफाक राय के साथ इस कानून को पास कर रहे हैं। ये तो सब मानते हैं कि इस वक्त फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे है। तो इस मामले के ऊपर मेरी ये इतला है कि इन्होंने जानबूझकर इत्तफाक राय के साथ इस बिल को पास करवाया है, ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो एक हुक्म है वो भी पूरा हो जाए, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत भी साबित हो जाए, और अदालत के अंदर हम साबित कर देंगे कि कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द है, उसको फांसी की सज़ा बिल्कुल ठीक हुई है। अब आ जाए इस बात पे कि इस वक्त गद्दारी कौन कर रहा है। देखिए, पहला मामला तो तभी ख़राब कर दिया गया था जब कुलभूषण के केस को आलमी अदालत के अंदर जाने दिया गया था और चैलेंज नहीं किया गया था। अब वो किसने किया था आपको पता है, लेकिन आज गद्दार मौजूदा हुकूमत को कहा जा रहा है। चलें, गद्दारी का तायुन बड़े आराम से हो जाता है। अगर तो कुलभूषण यादव इस कानून के पास होने के बाद निकल जाता है, 60 दिनों की अपील के अंदर अंदर उसको रिलीफ मिल जाता है, वो अपील करता है, उसको रिलीफ मिलता है, बाइज्जत बरी हो जाता है और छूट जाता है, या वो भारत वापस चला जाता है, तो फिर तो आप ये समझिए कि मौजूदा हुकूमत ने और मौजूदा जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, उन्होंने मिलकर कुलभूषण यादव को NRO दिया है। और अगर कुलभूषण यादव नहीं जा पाएगा और यहाँ से निकल ना पाया और उसकी अपील भी ज़ाया हो गई
और हाई कोर्ट ने भी उसी फैसले को बरकरार रखा जिसके बहुत इम्कानात हैं। तो इसका मतलब है कि मौजूदा अपोजिशन ये चाहती है कि हुकूमत इस बिल को पास ना करे और सलामती कौंसिल के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पाकिस्तान को मज़ीद शर्मिंदगी, सुबकी, परेशानियों और पाबंदियों का सामना करना पड़े। तो इस तरह तो इंडिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। तो कौन इस वक्त गद्दारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इसको आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। और आने वाला वक्त इस सारे मामले को खोल कर रख देगा। अगले 60 दिन फैसला करेंगे गद्दार हुकूमत में थे या अपोजिशन में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।